गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। हमने ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, पाउली अपवर्जन नियम के बारे में पढ़ा, हमने हुंड के नियम के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने N+1 रूल के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, जितनी भी थ्योरीज या जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है एनर्जी के बढ़ते हुए कम में भरे जाने चाहिए। और इसी के आधार पर हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैसे वैसे एनर्जी लेवल की एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते हुए क्रम में जाने चाहिए। अब यदि हम ये देखें, लेकिन यदि हम इस डायग्राम को देखें, आप इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए, पूरा पर थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको अपन इस डायग्राम से समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी है सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2p ऑर्बिटल, n का मान यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर n का मान क्या है? 1s के लिए 1 है, यहाँ पर n का मान 2 है। अब n का मान 2 है, वहाँ पर आप ये देखिए जो 3s की जो एनर्जी है वो यहाँ पे डेविएशन कर गई। अब आप को इस डायग्राम को मैं पूरा बिना जूम किए आपको समझा रही हूँ, आप इसको देखिए कि यहाँ पर एनर्जी लेवल जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से किया जाता है, तो ये एनर्जी का जो हमने नियम पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग इस तरह से होना चाहिए। मगर होता क्या है, होता उसके विपरीत है। यहाँ पर आप ये देखिए कि n = 1, यानी कि जब n का मान 1 है मुख्य क्वांटम संख्या का, तो इलेक्ट्रॉन दोनों 1s के अंदर जा रहे हैं। जब n का मान 2 है तो आप यहाँ पर देखिए 3s की एनर्जी, ये बच्चों मिसप्रिंट हुआ है, ये 2s है, 2s और 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मगर जो डेविएशन हमें देखने को मिलता है वो जब क्वांटम नंबर n3 हो जाता है। यहाँ हमें क्या डेविएशन देखने को मिलता है? 3s, 3p और 3d, यानी कि 3d की एनर्जी यहाँ पर कम होनी चाहिए। n4 के लिए आप देखिए, जो फोर्थ है इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो 4s में जा रहा है, फिर 4p में, फिर 3d में, फिर 4f में। डेविएशन देखिए आप किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का डेविएशन हो रहा है। अब इस सिद्धांत को हम समझेंगे इसके आधार पर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s के अंदर जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 3p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, उसके बाद में बच्चों इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 3p में, फिर हमारा जाएगा 4s में, उसके बाद जाएगा 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, उसके बाद बच्चों जाएगा ये 4d में, 5p में, 6s में, उसके बाद 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, उसके बाद 5f में, 6d में, 7p में और लास्ट में हमारा जाएगा। बच्चों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर क्वांटम संख्या के लिए जो एनर्जी है वो समान हो ऑर्बिटल्स की, यानी जितने भी सब शेल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी एनर्जी भी समान हो। इनमें डेविएशन हमें देखने को मिलता है और वो डेविएशन ये है कि जो हमारी 3D की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे पहले 4s में जाएगा, उसके बाद में 3D में जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 4s में, उसके बाद 3d में, फिर 4p में जाएगा। यानी कि यदि हम इनकी एनर्जी देखें तो एनर्जी किसी तरह है। अब डिफरेंस यहाँ पर आप ये देखिए कि 3d, आप यहाँ पर ये देखिए कि जैसे आपका 4f है, 4f की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, यानी कि उससे पहले 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4d में जाएगा, 5p में जाएगा, 6s में जाएगा, उसके बाद 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। तो बच्चों, जो नियम हमने पढ़े थे, ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका वितरण है वो इस आधार पर हो। उनका वितरण हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा या इस डायग्राम को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही उसको
इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब वेरिएशन इन रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन डिफरेंट एटम, यानी कि जितने भी एटम हैं जरूरी नहीं है कि जो उनकी रिलेटिव एनर्जी हो वो सिमिलर हो उनके क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, उनमें हमें डेविएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यदि हम हाइड्रोजन का केस देखें तो हाइड्रोजन का केस में देखिए 1s की एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी है, 2s 2p इक्वल एनर्जी पे है, 3s 3p 3d इक्वल एनर्जी पे, 4s 4p 4d इक्वल एनर्जी पे है। लेकिन यदि अब आप देखिए यदि हम नियॉन से कैल्शियम की तरफ जाएं तो हमें यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलता है। 1s की एनर्जी यहाँ देखिए, 2s की एनर्जी इसके नीचे है, 2p की एनर्जी देखिए लगभग आपके 2s के थोड़ी सी ऊपर है, 3s की एनर्जी से जस्ट ऊपर थोड़ी, यानी 3p की एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह से 4s की एनर्जी से थोड़ी सी 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह से आप यहाँ पर स्कैंडियम के केस के अंदर देखिए 1s एनर्जी लेवल, उसके बाद 2s और 2p में एनर्जी लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से 3s और 3p में एनर्जी लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं पर आप यहाँ देखिए कि आपको यहाँ डिफरेंस बच्चों देखिए कि यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 4s और 3d का एनर्जी लगभग बराबर है, उसके थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी 4f की है। इसीलिए यदि हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है पहले 4s में जाते हैं, उसके बाद 3d ऑर्बिटल में जाते हैं, उसके बाद 4p के अंदर जाते हैं। तो बच्चों ये डेविएशन है, तो इसके लिए क्या है कि एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है वैसे वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। जो अपन ने ऊपर डायग्राम देखा उसके अकॉर्डिंग ये है। सेकेंड पॉइंट इसका है ऑल ऑर्बिटल ऑफ द सेम शैल हैव द सेम एनर्जी इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। अभी ऊपर डायग्राम में हमने देखा है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो सेम शेल है उनकी जो एनर्जी सिमिलर है, किसके लिए है, हाइड्रोजन के केस में। लेकिन यदि हम किसी और एटम्स की बात करें तो वहाँ पर हमें ये डेविएशन देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है इन एलिमेंट नियॉन टू कैल्शियम, यदि हम नियॉन से कैल्शियम की बात करें तो 4s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल, यानी कि जो 4s की जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 3d से कंपैरेटिवली कम होती है। बट इन एलिमेंट स्कैंडियम, यदि हम स्कैंडियम की बात करें तो 3d ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन 4s, तो उस कंडीशन में 3d की एनर्जी जो है 4s के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। अब बच्चों बात आती है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन देयर ग्राउंड स्टेट, यानी किसी भी एटम की हम ग्राउंड स्टेट के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको निकाल सकते हैं। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप इन व्यू विथ बिल्डिंग अप द डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब बच्चों यहाँ पर जो डेविएशन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय देखने को मिलेगा, या हम ये कहें कि जो एनर्जी लेवल में जो डेविएशन देखने को मिलेगा वो किसके आधार पर होगा, जो अपवर्ड प्रिंसिपल है उसमें जो डेविएशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हमें डेविएशन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, या एक या दो s इलेक्ट्रॉनों में n-1 d ऊर्जा स्तर में जाने से उत्पन्न होता है, यानी कि n-1 d ऑर्बिटल पहले भरा जाता है, उसके बाद में मतलब उसकी जो एनर्जी है s ऑर्बिटल से की एनर्जी कम होती है, क्योंकि s तथा d उपकोशों की ऊर्जा का अंतर जो होता है जनरली बहुत कम होता है, वो अभी अपने पीछे देखा था डायग्राम में। इस प्रकार पूर्ण भरे या अर्धपूर्ण भरे विन्यास को ग्रहण करने के लिए विचलन उत्पन्न होता है। यानी कि ये जो डेविएशन हो रहा है इसकी वजह क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी होती है। तो इसी के आधार पर जो इनमें जो डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है, जो विचलन हमें देखने को मिल रहा है, वो किस वजह से मिल रहा है कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल है उनकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। यानी यदि हम अपवर्ड प्रिंसिपल के डेविएशन की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, यदि हम एटॉमिक नंबर 24 की बात करें, एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट यदि हम देखें तो क्रोमियम के केस में 3d4 और 4s2 होना चाहिए, पर एक्चुअली यदि हम अरेंजमेंट देखें तो हमें 3d5 और 4s1 देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 3d यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें देखने को मिल रहा है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसी तरह से यदि हम कॉपर की बात करें जिसका कि एटॉमिक नंबर 29 है, तो यहाँ पर देखिए 3d9 और 4s2 में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
किस आधार पर जो अपन ने पीछे डायग्राम देखा, मगर एक्चुअल जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है वो 3d10 और 4s1 है। ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए 42 में हमें मॉलिब्डेनम मिल रहा है जिसमें 4d4 और 5s2 मिल रहा है, जिसमें आप देखिए कि जो d ऑर्बिटल उसमें 5 ऑर्बिटल और 5s में हमें 1 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसी तरह यदि हम 46 यानी की बात करें तो आप यहाँ पर भी देखिए कि 4d8 और 5s2 है, पर यहाँ डेविएशन देखिए बच्चों, अभी तक एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, अब यहाँ पर आप वेरिएशन देखिए कि यदि 46 एटॉमिक नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जो d ऑर्बिटल हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि 5s और 4d के जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं? 4d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इसी तरह यदि हम 47 एटॉमिक नंबर यानी सिल्वर की बात करें तो हम ये देखते हैं 4d9 और 5s1 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसी तरह से यदि आप 78 प्लेटिनम की बात करें तो इसमें भी बच्चों हमें इसी तरह का डेविएशन देखने को मिलता है कि जो 6s है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 5d के अंदर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा 6s में रह जाता है। इसी तरह से 79 की यदि हम बात करें तो उसमें भी आप ये देखिए कि हमारा 5d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, जबकि 6s में हमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। यानी कि यदि हम हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात करें तो यदि एनर्जी दो ऊर्जा स्तरों के बीच में, यदि दोनों एनर्जी लेवल के बीच में यदि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है तो हमें यदि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल मिलता है तो वहाँ पर हमें ये डेविएशन देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है फॉर्मेशन ऑफ M+2 आयन इन ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जनरली वो 4s ऑर्बिटल, जो आपका 4s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आसानी से निकाल देते हैं और M+2 आयन हमें मिलता है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है अप टू एलिमेंट 20, यदि हम जो हमारा एटॉमिक नंबर है 20 उससे ऊपर की बात करें, द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज द नॉर्मल सीक्वेंस, तो वो नॉर्मल सीक्वेंस में होता है। आफ्टर एलिमेंट 20 यानी 20 जो एटॉमिक नंबर है उसके बाद की यदि हम बात करें तो जो द 3d लेवल बिकम लोअर इन एनर्जी, यानी जो 3d लेवल है उसकी एनर्जी कम हो जाती है देन द 4s लेवल, 4s से। Thus the 21st electron in scandium entered the 3d orbital, then is clear from फिगर 1.16। अब पिछला जो फिगर हमने देखा था उसमें हमारा ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। दिस एक्सप्लेन वाई 2 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर लॉस्ट साइमल्टेनियसली इन फॉर्मेशन ऑफ M+2 आयन। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे जो 4s ऑर्बिटल हैं उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। In the formation of M+3 ion, the 2 4s and the 3d electron are lost। तो यदि हम पोटेशियम की, कैल्शियम की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इनका आप एटॉमिक नंबर देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 है। अब यहाँ पर आप वेरिएशन देखिए कि 4s एनर्जी लेवल है एक इलेक्ट्रॉन, ये 2। अब जैसे ही यदि 19 से 25 की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि 4s का एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ गया है और यहाँ 3d का जो एनर्जी लेवल है वो कम आ गया है, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के हमें M+2 आयन देते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, यदि हम किसी भी आयन के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, इन द रिटर्न द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन फर्स्ट रिटर्न द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यानी हम सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इन द केस ऑफ कैटायन एंड ऐड इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी है, सपोज करिए जैसे सिंपल सा बच्चों मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आप इसको एग्जाम्पल से देखिए कि क्रोमियम लिया है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बच्चों यहाँ पे +3 आयन, यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 24, यानी जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 24 में से आप -3 कर दीजिए, तो 24 में से आप ये देखिए 24 में से -3 करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकला,
और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से माइनस हो गए। फॉर रिटर्न द कॉन्फ़िगरेशन होगा S-2, यानी कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ जाए तो यहाँ बच्चों सल्फर का 16 है, 16 को आप प्लस करिए 2, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, यदि इसमें 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो गया? ये कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गया p ऑर्बिटल। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, यानी कि यदि किसी भी कैटाइन में से यदि हम कहें कि धनायन में से यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसमें से हम माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन जितने भी निकले, जितना पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसी तरह से यदि हम एनायन की बात करें, यानी हम ऋणायन की बात करें जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, उस कंडीशन में हम जितने इलेक्ट्रॉन उसमें एडिशन हुए उतने हम एटॉमिक नंबर में जोड़ देंगे और उसको उस हिसाब पर फुलफिल करेंगे। अब बच्चों लास्ट टॉपिक आता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? एक परमाणु में नाभिक के आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित रहते हैं, जबकि अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलता है। दोनों बलों के संतुलन में होने पर ही कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में रह सकता है। एक परमाणु में सबसे बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल उस कोटि का नहीं होता जितनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भीतरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इस कारण बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आ जाती है, और जो आकर्षण बल बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन पर वास्तविक रूप से लगता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों कि किसी भी परमाणु के लिए या एटम के लिए जो उसका अट्रैक्टिव फोर्स है, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? जो नाभिक को इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित करता है। और एक क्या हो गया, एक शेल में परिरक्षण प्रभाव आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होगा कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन उन पे, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, उन पे रिपल्शन एनर्जी लगेगी। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि नाभिक के आकर्षण बल तो उन्हें अंदर की तरफ खींचेगा, मगर रिपल्शन उनको बाहर की तरफ धकेलेगा। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। पी ऑर्बिटल में हमें यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चों यदि हम जेड देखें तो यहाँ पर जेड क्या है? जेड है नाभिकीय आवेश है, और जेड स्टार है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एस यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग या कि शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब परिरक्षण प्रभाव को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? पहला तो यह है कि उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण नहीं कर सकते, यानी हायर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। विभिन्न कक्षकों को निम्न प्रकार समूह में बांटा गया। आप समूह देख लीजिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d अलग है, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका कि 1s कक्षक के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव 0.30 होता है, यानी कि NS-NP समूह में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव 0.35 होता है। थर्ड पॉइंट है कि हाइड्रोजन के लिए 1s इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण प्रभाव 0.05 होता है, जबकि N-2 के कक्षक के लिए S और P कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव का मान 1.0 होता है। इसी तरह से बच्चों यदि हम कैलकुलेट करें, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, कंसीडर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम N7 के लिए हम देखें तो ग्रुपिंग में देखिए 1s2, 2s5 हो गया, 2 इंटू 0.85 प्लस 4 इंटू 0.35, 3.10। तो यहाँ से Z का मान कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखने को मिलता है 3.9।
इसी तरह से हम 4s इलेक्ट्रॉन के लिए Zn30 के लिए कैलकुलेट करें तो जो ऊपर ग्रुप बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखिए 1s2 2s 2p 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इंटू 1.0 अपन ने ऊपर अभी मैंने बताया था। 18 के लिए 8.5, 1 के लिए 3.5, तो ये 25 और ये देखिए 30 माइनस यानी 4.35। इसी तरह से 3D के लिए बच्चों कैलकुलेट किया 8.5। इसी तरह से हमने हीलियम के लिए कैलकुलेट किया 1.7। यानी कि हम किसी भी एटम के लिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।